Hello friends, good morning to all of you. Today in this lecture we are going to cover the chapter that is immunology. ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में चलने वाले बीएससी पाठ्यक्रम में थर्ड ईयर के सिलेबस से संबंधित है, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी को हिंदी में हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं, राइट। प्रतिरक्षा विज्ञान, जैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारे देश का सुरक्षा तंत्र है जल सेना, थल सेना और नौसेना, इसी वायुसेना। तो इसी प्रकार से जैसे डिफरेंट प्रकार की आर्मी है, हमारी सुरक्षा प्रणाली है देश की, उसी तरीके से आपके शरीर की एक सुरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में पाई जाती है। इम्यूनोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, टर्म इम्यून का मतलब होता है हमारी प्रतिरक्षा से, इम्यूनिटी से। इम्यूनोलॉजी हमारी प्रतिरक्षा के अध्ययन को कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। यहाँ पर दो टर्म हैं, एक तो इम्यून सिस्टम है और दूसरा है इम्यूनिटी। तो सबसे पहले आप ये समझें कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के बीमारी कराने वाले जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं उनके संक्रमण का खतरा है। अब ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं दैट enters our body and establish here, replicate and increase their population in our body and cause disease. These organisms are known as pathogens. बीमारी कराने वाले जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। हमारे शरीर पर या शरीर के अंदर इनका प्रवेश होना संक्रमण कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। तो फिर हमारे शरीर को इन डिफरेंट प्रकार के जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा वायरस हैं, फंजाई हैं, या फिर अमीबा जैसे जो प्रोटोजोवन पैरासाइट्स होते हैं, और या फिर नेमेटोड्स पैरासाइट्स। कितनी कैटेगरी में पैरासाइट्स होते हैं? परजीवी समझ रहे होंगे आप। परजीवी का मतलब ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर पर रहते हैं या उसके शरीर के अंदर रहते हैं, वहाँ से अपना भोजन लेते हैं और बदले में नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट को हम पैरासाइट्स कहते हैं, राइट। ये जो पैरासाइट्स होते हैं दीज कम अंडर दी कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस। तो पैथोजेन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर संक्रमण करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। उनको हम पैथोजेन, हिंदी में रोगजनक कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। अब जब ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर इनके लिए सीधे सर्वसुलभ होता है कि आओ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करो, बीमारी करो, हमें मार डालो, ऐसा नहीं होता है। निश्चित रूप से इन प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं इनके खिलाफ हमारी बॉडी में सर्टेन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है, और यह जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है हमारे शरीर के कुछ अंगों के द्वारा, शरीर के कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा विकसित किया जाता है। हमारे शरीर के ये सभी अंग, कोशिकाएं, ऊतक, ये सब मिल करके जब किसी भी पैथोजेन के खिलाफ लड़ने वाला तंत्र बनाते हैं तो ऐसे तंत्र को, ऐसे सिस्टम को हम प्रतिरक्षा तंत्र और अंग्रेजी में इम्यून सिस्टम कहते हैं, राइट। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के द्वारा बनाया गया ऐसा सिस्टम जो कि रोगाणुओं के खिलाफ लोहा लेता है, इनके संक्रमण को हमारे शरीर में रोकने का काम करता है। ऐसे सिस्टम को प्रतिरक्षा तंत्र या फिर हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और विज्ञान की वो शाखा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the immune system and immunity of the body is known as immunology.
तो आप इम्यून सिस्टम समझ गए हैं। इम्यून सिस्टम का मतलब अभी हमने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंग, कोशिकाएं और ऊतक मिल करके जो विशेष प्रकार का एक सिस्टम जनरेट करते हैं, जो कि रोगाणुओं से मोर्चा लेता है और हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। ऐसे सिस्टम को प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहा जाता है। और यह जो इम्यून सिस्टम है, इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी काम करने की जो क्षमता है, वो सभी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग स्ट्रेंथ की होती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक जगह पर 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं तो और सबको संक्रमण एक ही प्रकार के माइक्रोब का होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सभी को बीमारी हो जाए। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको बीमारी होगी, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको बीमारी का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनको बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्ट्रेंथ का होता है। डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम किसी भी पैथोजन के खिलाफ कितना मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। दिस एबिलिटी ऑफ योर इम्यून सिस्टम, आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की यह योग्यता, द एबिलिटी ऑफ योर बॉडी इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस इज नोन एज इम्यूनिटी। आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इसकी वह योग्यता जिसके आधार पर आपका शरीर किसी भी पैथोजन के संक्रमण का विरोध करता है, आपको बीमारियों से बचाता है, इस योग्यता को हम इम्यूनिटी कहते हैं। हिंदी में इसी को प्रतिरक्षा कहते हैं, राइट। इम्यून सिस्टम सभी की बॉडी में होता है, बस इम्यूनिटी किस लेवल की होगी, दिस इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? 2 टर्म आपको समझ में आ गया, एक तो इम्यून सिस्टम क्या होता है और दूसरा इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारी यह इम्यूनिटी है, ये किस लेवल की होती है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप। यहां पर बोर्ड पर हमने दोनों प्रकार की इम्यूनिटी को मेंशन किया है। अगर हम देखें इम्यूनिटी दिस वन, तो ये 2 तरह का है। इसमें से ये जो पहली इम्यूनिटी है, इसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं, और जो दूसरी है हम इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी, इट इज बाय बर्थ, कहा गया है कि जन्म से होती है। इट इज बाय बर्थ एंड डज नॉट हैव मेमोरी। इन्नेट इम्यूनिटी किसी भी बच्चे को जन्मजात होती है, अर्थात जन्म के पहले से जिस समय वो मां के गर्भ में होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस, उसी दौरान उसको बाय बर्थ ये कैरेक्टर प्राप्त होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इसके लिए हमने एक टर्म यूज किया है, इट इज नॉन स्पेसिफिक। व्हाट डू मीन बाय दिस? ये नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? अभी हमने आपको बताया कि पैथोजेंस की कैटेगरी कई प्रकार की होती है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के पैथोजेंस होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक पैथोजेंस होते हैं, दीज आर द बैक्टीरिया, यू नो। प्रोकैरियोटिक पैथोजेंस में बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा वायरस होते हैं। जब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो प्रोटोजोआ होते हैं, फंजाई होते हैं, और नेमाटोड पैरासाइट्स होते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं। आप कॉमनली इनको राउंड वर्म और फ्लैट वर्म्स को केवल हेल्मिन्थ कह सकते हैं। ये इतनी कैटेगरी के ये पैथोजेंस हैं जिनको हमसे खतरा है। एक बार फिर सुन लीजिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेल्मिन्थ्स, यही हमारे शरीर में संक्रमण करते हैं। इनका संक्रमण किसी न किसी रूप में होता है और फिर इनसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो जो हमारा ये इन्नेट इम्यूनिटी है बाय बर्थ, ये जो है नॉन स्पेसिफिक इस सेंस में होता है कि ये किसी एक प्रकार के पैथोजन के खिलाफ काम नहीं करता, ये सभी को अपना दुश्मन समझता है।
ये चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे हेलमिंथ हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी हो, लेट द पैथोजन बी ऑफ एनी काइंड, this kind of immunity fights against all kind of pathogens without making any kind of difference, without partiality. Uniform action is taken against all the kind of pathogens which infect your body, right? किसी भी प्रकार के इन्फेक्शंस के खिलाफ ये सामान्य प्रतिरक्षा होती है और किसी के खिलाफ मेमोरी विकसित नहीं होती है कि दुश्मन को पहचान लिया, दूसरे दुश्मन को नहीं पहचाना, लेकिन एक दुश्मन को पहचान लिया, भविष्य में दोबारा आओगे तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा नहीं होता। ये किसी को नहीं पहचानता, सबको अपना दुश्मन मानता है। किसी भी तरीके का कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, कोई डिस्पैरिटी नहीं होती है, इक्वल एक्शन होता है सबके खिलाफ। इसीलिए इसको हमने क्या कहा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा है। ये एक सामान्य प्रतिरक्षा होती है, जनरल इम्यूनिटी होती है। इट इज बाय बर्थ एंड जेनेटिक। कहीं ना कहीं से इस इम्यूनिटी के पीछे आपका आनुवंशिक इतिहास होता है, जेनेटिक बैकग्राउंड होता है इसका। तो इसीलिए इन्नेट इम्यूनिटी को हम जेनेटिक बेसिस की इम्यूनिटी कहते हैं, जेनेटिकली प्रोवाइडेड इम्यूनिटी। अब अगर हम बात करें कि इसे हम कहते क्या हैं, तो बोलेंगे कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये आपके शरीर के अंदर बैरियर्स बनाती है। बैरियर्स क्या होते हैं? अवरोध पैदा करने वाले। जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर होता है, ये अवरोध है। आप 100 की स्पीड में जा रहे हैं, आपकी स्पीड 40 होनी पड़ती है क्योंकि ब्रेकर है। अगर आप गाड़ी स्लो नहीं करोगे तो पलट जाओगे। इसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर अवरोध उत्पन्न करने की व्यवस्था करता है कौन? इन्नेट इम्यून सिस्टम जो होता है आपका, इन्नेट इम्यूनिटी जो बॉडी की होती है। दिस प्रिपेयर्स डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर्स। अब ये जो बैरियर्स होते हैं ये किसी भी प्रकार के पैथोजन को, वो किसी भी कैटेगरी का पैथोजन है, उसके शरीर के अंदर घुसने, रुकने, रिप्रोड्यूस करने, पॉपुलेशन बढ़ाने और बीमारी करने का अवसर प्रदान नहीं करता। कौन? इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि बैरियर तैयार कर रहा है। अब ये कितने प्रकार के बैरियर्स हैं, तो यहाँ पर एक लिस्ट है, आपको यहाँ पर अब मेंशन कर लेना चाहिए, आपको लिख लेना चाहिए ये सब। ये जो डिफरेंट प्रकार के बैरियर्स हैं इनको हमने कुल मिलाकर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 4 काइंड ऑफ बैरियर्स। और इनमें सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। ये जो फिजिकल बैरियर है इनके बारे में आप समझिए ध्यान से। ये जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं ये भौतिक अवरोध होते हैं। सामान्य प्रकार के बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं या कुछ विशेष प्रकार के सेक्रीशंस होते हैं जो कि आपके बॉडी सरफेस पर या बॉडी के किसी ऑर्गन के सरफेस पर एक प्रकार की कोटिंग कर देते हैं, एक लेप लगा देते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के पैथोजन को अंदर घुसने से रोकने का प्रयास करते हैं। जरा हम इसे समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो यहां पर जो फिजिकल बैरियर्स हैं, सामान्य तौर पर ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं इसमें हमारी स्किन आती है, स्किन। इसके अलावा म्यूकस कोटेड सरफेस होते हैं, म्यूकस कोटेड सरफेसेज होते हैं। स्किन एंड म्यूकस कोटेड सरफेसेज, टीयर कोटेड सरफेसेज। टीयर कोटेड सरफेसेज होते हैं। वन बाय वन आप देखेंगे। अभी हमने कहा कि जो बॉडी में बैरियर्स होते हैं इनमें सबसे पहला जो बैरियर होता है हम इसे स्किन कहते हैं। आपके पूरे शरीर का जो बाहरी आवरण है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारी त्वचा है। एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, राइट। ये क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। कौन? स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन is the largest organ of the body. हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग
अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये स्किन होता है दैट फॉर्म्स द एक्सटर्नल मोस्ट बाउंड्री ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का कवर होता है। ये आपकी खूबसूरती के लिए नहीं होता, आपके शरीर की सुरक्षा के लिए होता है। कौन? स्किन। अब अगर कोई भी जर्म आपके शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहे तो सबसे पहले किससे टकराएगा? जाहिर सी बात है आपकी स्किन से। यहां से टकराएगा तो स्किन, यहां से टकराएगा तो स्किन, यहां से टकराएगा तो स्किन। यह आपकी बॉडी सरफेस पर जहां भी टकराएगा तो सबसे पहले ये किसके कांटेक्ट में आएगा? दिस कम्स इनटू द कांटेक्ट ऑफ योर स्किन, राइट। अब आपकी जो स्किन है इसमें दो लेयर होता है। द आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस एंड द इनर लेयर इज नोन एज डर्मिस। इसके दो लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आउटर लेयर दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। जो इनर लेयर होता है इसके नीचे पाया जाता है दैट वन इज द डर्मिस। अब ये ध्यान रहे कि जो डर्मिस और एपिडर्मिस है, इसमें अगर हम बात करें, जो एपिडर्मिस है इसमें कई लेयर्स होते हैं। 5 बेसिक लेयर्स होते हैं। 5 बेसिक लेयर्स होते हैं आपकी स्किन में। और सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। और सबसे अंदर की लेयर जो एपिडर्मिस की होती है उसको हम स्ट्रेटम मालपीजी कहते हैं या स्ट्रेटम बेसल कहते हैं। ये जो 5 लेयर्स हैं इनमें से सबसे बाहरी जो लेयर है वो कौन है? आउटर लेयर, इट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। और जो इनर मोस्ट लेयर होता है इट इज स्ट्रेटम मालपीजी। ये लोअर मोस्ट लेयर होती है। और स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है सबसे बाहरी लेयर होती है, राइट। ये जो 5 लेयर होती हैं इसमें से स्ट्रेटम जो मालपीजी है ये सिंगल लेयर थिक होती है। बाकी जो 4 होते हैं उनमें प्रत्येक 7 से 8 लेयर की थिकनेस वाली होती है। अगर उन चारों को हम ये मान लें कि ऑन एन एवरेज 8 लेयर की थिकनेस है, 8 लेयर थिक, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 32 लेयर थिकनेस हो गई। ओवरऑल कुल मिलाकर आपकी स्किन जो है, अगर हम डर्मिस और एपिडर्मिस को कुल मिला लें तो 35 से 36 लेयर की 35 टू 36 लेयर थिकनेस होती है इसकी, राइट। इसमें से इसकी जो बाहरी लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इट इज मेड अप ऑफ डेड एंड कॉर्निफाइड सेल्स। यह जो लेयर है ये डेड सेल्स का बना हुआ होता है। यानी कि आपकी स्किन का जो हिस्सा बाहर से दिख रहा है it is the outermost layer of skin and made up of dead cells, and these cells are rich in a special kind of protein that is known as keratin. ये विशेष प्रकार की प्रोटीन केराटिन्स होती हैं जो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर देती है। आपकी जो सेल्स हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम की उसको डिहाइड्रेट कर देती हैं और सेल्स की डेथ हो जाती है। इस प्रकार से स्किन का इतना मोटा होना, 35 से 36 लेयर की थिकनेस होना, ये हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, ताकि किसी भी प्रकार का पैथोजन सामान्य तौर पर बॉडी को पेनिट्रेट करके अंदर ना पहुंचे, स्किन को पेनिट्रेट करके, राइट। स्किन में कुछ विशेष प्रकार की जो सेल्स होती है आगे हम आपको बताएंगे, इनको हम नाम देते हैं लैंगरहैंस सेल्स। सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, दीज आर फाउंड इन स्किन एंड एक्ट एज नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कॉमनली नोन एज एपीसी। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे कि व्हाट आर दीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या है, लेकिन फिलहाल इतना आपको जानना है कि स्किन में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है उसको हम लैंगरहैंस की कोशिकाएं कहते हैं या सेल्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, राइट। ये सारी बात स्किन से संबंधित है। फिर इसके बाद आती है म्यूकस कोटेड सरफेस। जी हाँ, म्यूकस कोटेड सरफेस। अब आपको मालूम है कि अगर जर्म आपके स्किन से टकरा रहा है और वहां रोक दिया गया तो बॉडी में एंटर करने के और भी रास्ते हैं। वो कौन से रास्ते हैं? तो आपकी बॉडी में तमाम प्रकार के ऐसे पोर्स हैं जो कि बाहर की तरफ खुल रहे हैं, छेद हैं शरीर के अंदर।
अब इनमें से जो ओपनिंग है उनमें सबसे पहला माउथ है, दूसरा नॉस्ट्रिल है, नाक के छेद हैं, तीसरा कान है, चौथा एनस है, पांचवा यूरेथ्रा है, जिधर से पैथोजेंस का इनकी एंट्री हो सकती है। इसके अलावा आपकी स्किन पर, चूंकि आप मैमल हैं तो हेयर्स पाए जाते हैं, और हेयर्स के बेस पर जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं उनके पैरेलल कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनको सीबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं। तो इनके थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन होने नहीं पाता है। उसका कारण यह है कि कुछ विशेष प्रकार के सेक्रीशंस निकलते हैं। उन्हीं सेक्रीशन में से एक सेक्रीशन की हम बात कर रहे हैं, म्यूकस की। यह जो म्यूकस है ये विशेष प्रकार का मटेरियल होता है जो कि प्रोटीन रिच लसलसा लिक्विड होता है, और इसमें पाया जाता है प्रोटीन जिसका नाम क्या है, म्यूसिन। म्यूसिन नाम का प्रोटीन होता है म्यूकस में, राइट। और कुछ खास प्रकार के एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स होते हैं। अब ये म्यूकस की कोटिंग होती कहाँ कहाँ है? ये स्टार्ट हो जाती है आपके नॉस्ट्रिल से, नासा छिद्र से। नाक गीली होती है, आपको पता है, तो नाक में सेक्रीशन हो रहा होता है। किस चीज़ का सेक्रीशन हो रहा होता है? म्यूकस का। आपकी जो नाक बहती, जो रनिंग नोज है ना, तो उसमें से जो लिक्विड निकलता है ना, लाइट येलो कलर का, इट इज द म्यूकस। ये आपके नॉस्ट्रिल का सरफेस जो होता है उसको गीला रखता है, नम रखता है, ठीक है, म्यूकस कोटेड बनाए रखता है। म्यूकस अपने आप में एक बैरियर तैयार करता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी जर्म होता है, और माइक्रोब्स को अंदर नहीं जाने देता है, ठीक। और इतना ही नहीं, नॉस्ट्रिल से आगे जब आप चलते हैं तो आपका जो एयर पैसेज होता है, एयर पैसेज क्या है? एयर पैसेज में आपके फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स से आगे, फेरिंग्स कौन सा पोर्शन? नेसोफेरिंग्स, जिधर से हवा जाती है, क्योंकि आपको पता है कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ। तो जिधर से हवा जाती है ये आगे चल करके ग्लॉटिस से ट्रैकिया में एंटर करता है, ट्रैकिया आगे चलकर ब्रोंकस में, ब्रोंकस आगे चल करके ब्रोंक्यूल्स में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिवाइड हो जाता है। ये सारा का सारा जो सरफेस होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियम। वो कौन सा एपिथेलियम होता है जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाता है? हम जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो जो टिश्यू यहां पर पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो आपका होता है ये नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होकर नॉस्ट्रिल अप टू ब्रोंक्यूल्स, हम इसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। एंड दिस कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कोटेड विद द म्यूकस। यहां पर म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं, और जो म्यूकस सेक्रेटिंग सेल हैं, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स नोन एज गोबलेट सेल्स। क्या होते हैं ये गोबलेट सेल्स होती हैं। म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स आर द गोबलेट सेल्स, राइट। और इनसे म्यूकस का सेक्रीशन होता है एंड इट कंटेन्स द प्रोटीन म्यूसिन। म्यूसिन नाम का प्रोटीन होता है, म्यूसिन प्रोटीन। इट इज एंटी जर्म, जर्म के खिलाफ काम करने वाला ये केमिकल होता है, राइट। तो इस तरीके से म्यूकस का कोटिंग होता है आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर। और जो यहां पर एपिथेलियम पाया जाता है, द एपिथेलियम दैट इज प्रेजेंट हियर, जो एपिथेलियम यहां पाया जाता है इसको भी आप नोट कर लेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियम जिसका नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये है, इतना बड़ा नाम है इस टिश्यू का, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये हो गया, यहां पर जो आप देख रहे हैं कि ये दिखता है कि एक से अधिक लेयर का बना हुआ है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, एक से अधिक परतों का बना हुआ, लेकिन होता नहीं है ऐसा, ये होता सिंगल है, लेकिन दिखता है स्ट्रेटिफाइड, इसलिए नाम पड़ा है फॉल्स स्ट्रेटिफाइड, स्टैंड्स फॉर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सिंपल सिलिएटेड, सिंपल क्यों कहा? क्योंकि ये सिंगल लेयर थिक होता है, और सिलिएटेड, इनकी जो सेल्स होती है इनके सरफेस पर सीलिया पाया जाता है। क्या होता है? सीलिया पाया जाता है। हम आपको इसका डायग्राम यहां पर एक दिखा देते हैं कि ये किस तरीके का होता है। इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल ऐसी होती है जो कि उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, दूसरी जो सेल्स होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं। इस तरह से स्मॉल साइज की सेल्स और लार्ज साइज की सेल्स से मिलकर ये एपिथेलियम बनता है। और इसमें जो छोटी सेल होती हैं इनका न्यूक्लियस सेंटर पर होता है, जो बड़ी सेल है इसका न्यूक्लियस बेस पर होता है। छोटी सेल उसका न्यूक्लियस सेंटर पर, बड़ी सेल इसका न्यूक्लियस बेस पर, सेंटर पर, बेस पर, सेंटर पर, बेस पर, सेंटर पर, बेस पर। इस प्रकार से जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे ये डबल लेयर थिकनेस है इसकी, लेकिन होती एक ही है। दो प्रकार की सेल्स होती है, एक लंबी सेल होती है और दूसरी छोटी सेल होती है, और इनके बीच बीच में यहाँ पर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, और इन्हीं सेल्स को हम गोबलेट सेल्स कहते हैं। ये जो गोबलेट सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल, और इस तरीके से इनके सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। तो सरफेस इनका सिलिएटेड होता है। तो जो नाम यहां पे हमने दिया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इनको हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कहा? क्योंकि एक से अधिक लेयर की थिकनेस है, दिख रही है लेकिन होती एक ही है। सेल्स लंबी हैं, कॉलमनर सेल्स, इनके सरफेस पर सीलिया है इसलिए सिलिएटेड कहा। ग्लैंडुलर क्यों कहा? क्योंकि म्यूकस सेक्रीटिंग सेल्स यहां पर पाई जाती हैं, और अगर किसी भी एपिथेलिया में कोई केमिकल सेक्रीट करने वाली सेल हो तो हम उसे ग्लैंडुलर भी कहते हैं। ग्लैंडुलर ग्रंथि की तरह काम कर रहा है, जो एक लिक्विड का सेक्रीशन करता है। विच काइंड ऑफ लिक्विड? दैट इज द म्यूकस। अब दो काम यहां पर हो रहा है। एक, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोटिंग कर देता है। जैसे आपकी नाक, अब इसका सरफेस गीला होता है, और यहां पर पाई जाने वाली सरफेस पर जो ये सीलिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो दिन भर डस्ट, गंदगी और इनके साथ आए हुए माइक्रोब्स होते हैं, इनकी सफाई करने का काम करते हैं, क्लीनिंग। जैसे आप अपने घर के फ्लोर पर झाड़ू लगा करके सारी डस्ट हटा देते हैं, इसी प्रकार से यह जो सीलिया होते हैं ये ऐसे मूव करते हैं, और सीलिया मूव करके दिन भर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर जितनी गंदगी जमा होती है और इनके साथ आए हुए जो हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, इन सभी को म्यूकस में समेट करके लाकर आपको यहाँ डिपॉजिट कर देते हैं। आपकी नाक गंदगी से भर जाती है 24 घंटे में, फिर आप क्या करते हैं? इसको साफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये बैरियर की तरीके से ये रोल प्ले कर रहा है। इट इज फाइटिंग अगेंस्ट द एंट्री ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, राइट। तो इस तरीके से यह जो फिजिकल बैरियर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें यह हो गया म्यूकस कोटिंग फिजिकल बैरियर में। इसके अलावा हमने आपको बताया था स्किन हो गया, म्यूकस कोटेड सरफेस हो गया। अब इसके बाद आप आइए, आपकी आंखों से इंफेक्शन हो सकता है, आपकी आंखों से इंफेक्शन हो सकता है। तो आपकी आंखों में विशेष प्रकार की टीयर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, अश्रु ग्रंथियां जो आंसू निकालती हैं। टीयर्स, आंसू, आप समझते हैं जब कोई रोता है तो आंसू निकलते हैं। आंसू आपके इमोशंस को व्यक्त करने का माध्यम नहीं होते, ये आपके बॉडी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से गवर्न होता है। आंसू तभी निकलते हैं जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क पे होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम साइलेंट होता है। उस समय आपकी भावनाएं
उद्गार व्यक्त करती हैं आंसुओं के माध्यम से। आंसू दो तरह के होते हैं, गम के आंसू और खुशी के आंसू। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गम और खुशी के आंसू, ये दो तरह के होते हैं। ये कवियों की भाषा में है, गम और खुशी के आंसू। आंसू तो एक ही होते हैं, वो गम के हों या खुशी के हों। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से रिलीज होते हैं। आपके आई बॉल्स, नेत्र गोलक जो होते हैं, इनके सरफेस पर जो पलकें चढ़ी हुई हैं, पलकों के अंदर की जो मार्जिन है वहां पर कंजंक्टिवा नाम की एक लेयर होती है। राइट, क्या होती है? कंजंक्टिवा। यह कंजंक्टिवा इस प्रकार से टीयर्स का सेक्रीशन करा रही है, टीयर ग्लैंड्स यहां पाई जा रही हैं, और जो आपके नेत्र गोलकों को गीला और लब्रिकेटेड रखता है। लब्रिकेटेड का मतलब चिकना रखता है, जिससे आई बॉल्स जो आपके मूव करते हैं, आपके आई बॉल्स ऊपर नीचे अगल बगल आड़े तिरछे इस तरह से मूव करते हैं। आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए अलग अलग प्रकार की आपकी निगाहें होती हैं, अलग अलग तरीके से आप देखते हैं, तो उस दौरान आई बॉल्स को मूव कराते हैं। और ये जो आई बॉल्स जब मूव करते हैं तो पलकों के साथ इन पर रगड़ होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि लगातार अगर रगड़ हो तो छीलन हो सकती है, नष्ट हो सकता है, टिश्यू घायल हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लब्रिकेशन का काम कौन करता है? टीयर्स। Not only this, but tear also have a special kind of antibacterial enzyme that is known as lysozyme। क्या होता है? आंसुओं में लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करते हैं। एंटीबैक्टीरियल होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकान जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक केमिकल होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान, ये उसको नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार से बैक्टीरिया को मार देने में सहायक हैं। तो इस प्रकार से आंसू में क्या पाए गए? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स, जिनको लाइसोजाइम कहा जाता है, ये होते हैं, तो आपकी आंखों की सुरक्षा करते हैं। तो यहां पर एक प्रकार का बैरियर किसने बनाया? आपके आंसुओं ने बनाया। आंसुओं में एक प्रकार का एंटीबॉडी भी होता है जिसको IgA कहा जाता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जब इसी चैप्टर में एंटीबॉडी बताएंगे, तो एंटीबॉडी दो तरह के होते हैं, 5 तरह के, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें से आंसुओं में जो एंटीबॉडी होता है वो IgA होता है। राइट, समझ में आ गई बात? तो ये हो गए आंसुओं के द्वारा हमारी आंख की सुरक्षा करना। इसके अलावा और भी कुछ सेक्रीशंस होते हैं जो बॉडी सरफेस को गीला रखते हैं, ये नम रखते हैं, और ये हैं सीवेसियस सेक्रीशंस। सेबम का सेक्रीशन होता है। अगर कुछ दिन तक आप स्नान ना करें तो आपके बाल कैसे हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, क्योंकि एक तैलीय पदार्थ होता है, ये ऑयली लिक्विड होता है जिसको सेबम कहा जाता है। ये आपके बालों की फॉलिकल्स के पैरेलल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको हम सीवेसियस ग्लैंड्स कहते हैं, और ये यहाँ से निकल करके आपके बालों को नम, चमकदार और मुलायम रखते हैं। नॉट ओनली दिस बट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस आल्सो। डैंड्रफ नहीं बनने देते, क्योंकि डैंड्रफ क्या होता है? ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब्स द सेल्स गेट डेड, और ये जो डेड सेल्स इरोड होकर बाहर निकलती हैं रूसी के रूप में, डैंड्रफ उसी को कहते हैं। तो इस प्रकार ये जनरली डैंड्रफ बनने नहीं देते और आपके स्किन की सुरक्षा करने का काम करते हैं। ये भी एक प्रकार का बैरियर होता है। राइट, समझ में आ गया? अब आइए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर म्यूकस की कोटिंग होती है। आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फेरिंग्स, ओसोफेगस एंड होल द एलिमेंट्री कैनाल, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, जो कि जैसे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अभी हमने आपको बताया था, इसी प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल पर भी म्यूकस की कोटिंग होती है। तो ये सब क्या करते हैं? एक प्रकार का बैरियर बनाने का काम करते हैं। राइट, कहाँ पे होते हैं ये आपके एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में, म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर होती है, वहाँ से सेक्रीट होने वाले कौन होते हैं? म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स, गोबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस का सेक्रीशन करते हैं। और अगर भोजन के द्वारा किसी भी प्रकार का जर्म आपके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच गया है तो सामान्य बैरियर वहां पर बनता है म्यूकस का, और ये उसके अगेंस्ट फाइट करने का काम करते हैं। हमारे ख्याल से आपको फिजिकल बैरियर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से लिस्ट समझ लीजिए। आपकी स्किन, जो कि आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसके अलावा म्यूकस कोटेड सरफेस, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा है। और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये इस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वहाँ पर गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं, म्यूकस कोटेड लेयर बनाती हैं और जर्म्स के खिलाफ। आंसू में कंजंक्टिवा से सेक्रीट होने वाली टीयर ग्लैंड सेक्रीट करती हैं टीयर्स। आपके सरफेस पर सेबम होता है, यहाँ से सेक्रीशन होता है। इसके अलावा कान से इन्फेक्शन हो सकता है। कान में सेरुमिन सेक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं, सेरुमिनस ग्लैंड, जिनको वैक्स कहते हैं, वैक्स सेक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं। कान में ब्राउन कलर का चिपचिपा लिक्विड होता है जो कुछ दिनों के बाद ड्राई हो जाता है। आप कान की सफाई करते हैं
तो ये भी क्या होता है, ये वहाँ पर एक विशेष प्रकार का माहौल तैयार करता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें भी एंटीबॉडी IgA पाया जाता है जो कि सामान्य सुरक्षा की ज़रूरत महसूस करता है और वर्क भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे सब फिजिकल बैरियर्स हो गए जो हमने आपको समझा दिया। जो दूसरा बैरियर है, पहला बैरियर हमने आपको फिजिकल बैरियर बताया था और इस पर हमने चर्चा कर लिया है, फिजिकल बैरियर्स। इसमें हमने आपको स्किन, म्यूकस, सेबम, स्वेट, टीयर्स, सेरुमेन, ये सारे हमने आपको बैरियर्स का उल्लेख आपको कर लिया है। इसके बाद अगला आता है केमिकल मेडिएटर्स। ये जो केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स सेक्रेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड सेल्स। ये विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि पैथोजन के खिलाफ काम करने वाले एजेंट्स होते हैं। और इन केमिकल्स में लिस्ट फिलहाल अभी देख लीजिए, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। जिनमें कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, इनको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ये केवल स्पेसिफिक सिस्टम में वर्क नहीं करते, दीज आर नॉट ओनली द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी और डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ, तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स का रोल समझाएंगे। ये कुछ प्रोटीनों के समूह होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट्स, जिनको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, C1, C2, C3 इस तरह लिखा जाता है। और ये सभी हमारे बीटा लिम्फोसाइट शरीर के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एंटीबॉडी बनाने के लिए उपयोजित होती हैं, तो उनकी मदद करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स। तो हम कॉम्प्लीमेंट्स को उस समय डिस्कशन करेंगे, फिलहाल ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों का हिस्सा है। कॉम्प्लीमेंट्स के बाद आता है साइटोकाइंस। जनरली हम दूसरे बैरियर को साइटोकाइन बैरियर कहते हैं, लेकिन ये एक विशेष प्रकार के चूंकि केमिकल्स हैं तो इन सभी की एक लिस्ट हमने कैलकुलेट करके एक साथ कर दिया, कलेक्ट करके, और जिसको नाम दिया केमिकल मेडिएटर्स। तो इनमें जो दूसरा केमिकल मेडिएटर होता है ये साइटोकाइंस होते हैं। आपके शरीर की विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा इनका सेक्रीशन होता है, और ये जो सेक्रीशंस होते हैं ये डिफरेंट प्रकार के साइटोकाइंस हैं, आपके सामने ये लिखे गए हैं। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। मोनोकाइंस, लिम्फोकाइंस, इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन्स। आज आप लिस्ट बना लीजिए, डिटेल डिस्कशन इसका हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो ऐसी कंडीशन में ये कई लेक्चर चलेंगे इसमें, तो अलग अलग हमको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल साइटोकाइंस की लिस्ट में आप नोट कर लें, मोनोकाइंस, लिम्फोकाइंस, इंटरफेरॉन्स एंड इंटरल्यूकिन्स। वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। फिर इसके बाद हम बात करते हैं केमोकाइंस। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। इनके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जो होते हैं कुछ सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ जो इम्यूनो एक्टिव होती हैं। इम्यूनो एक्टिव सेल्स जैसे बीटा लिम्फोसाइट, टी सेल्स होती हैं, माइक्रोफेजेज होती हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और बताती हैं कि जर्म का इन्फेक्शन यहाँ पर है और आपको मोर्चा संभाल लेना है। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ हैविंग द पॉजिटिव चार्ज दीज attract those cells on the surface of which certain kind of negatively charged proteins are found। तो ऐसे सेल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं और ले जाती हैं उस जगह पर जहां पर जर्म का इन्फेक्शन होता है और बोलती हैं कि इन्फेक्शन यहाँ है, कंट्रोल यहाँ करना है आपको। तो ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल केमोकाइंस प्ले कर रहे हैं। इन पर भी हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद आता है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, राइट। आप जानिए जो पैथोजेंस होते हैं वो इतना लेमैन टाइप का नहीं होता है, एकदम अनट्रेंड नहीं होता है। चोर अगर घर में किसी के चोरी करने जाता है तो वो वेल इक्विप्ड होकर जाता है, ऐसे अनाड़ी की तरह नहीं जाता है कि गया और उसके बाद वहाँ पर शहीद हो गया। वो पहले से कोई तैयारी करके जाता है। इसी प्रकार से जो पैथोजेंस होते हैं ये विशेष प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था इनके पास भी होती है। ऐसा नहीं कि आप ही के शरीर में सुरक्षा होती है, जर्म अपने प्रोटेक्शन का भी हिसाब रखते हैं कि हम सुरक्षित कहाँ हैं। तो इसलिए जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट होता है। पैरासाइट के पास भी विशेष प्रकार का जीन होता है और आपकी बॉडी में जीन होता है। आपकी बॉडी में जीन उस पैरासाइट के इन्फेक्शन को रोकने के लिए होता है, और पैरासाइट के शरीर में जो जीन होता है वो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करने के लिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ एक्शन यहाँ जनरेट होता है। तो
तो आपके शरीर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार के पैटर्न पर एक्शन करते हैं, यानी कि उसकी जेनेटिक भाषा को समझते हैं उस माइक्रोब के, और उसे कंट्रोल करने की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए इनको हमने क्या नाम दिया है, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। और इसमें कुछ खास प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, PAMP, पैथोजेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैथोजेन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर। ये मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो पैथोजेन के सरफेस पे होते हैं, और उनकी भाषा को डीकोड करने का काम, उनके कोड को डीकोड करके उसे रिकॉग्नाइज कराने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से ये पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स हैं, CRP। यहाँ पर ये जो CRP होते हैं ये सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर ये TLRs होते हैं, TLRs, इनको हम टोल कहते हैं, T स्टैंड्स फॉर टोल। तो टोल ल्यूकोसाइट रिसेप्टर्स होते हैं ये, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये सभी के सभी कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो पैथोजेन के खिलाफ लड़ाई करते हैं। इसीलिए इन सभी को हमने एक ग्रुप में डाल दिया है, केमिकल मीडिएटर्स, राइट। फिर इसी तरीके से एक्यूट फेज प्रोटीन्स होते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन्स, दीज आर सिंथेसाइज्ड इन योर लीवर, आपके लीवर में बनते हैं ऐसे प्रोटीन्स, एक्यूट फेज प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स जर्म के खिलाफ तत्काल एक्शन करते हैं, लीवर में बनने के बाद ब्लड प्लाज्मा में रिलीज होते हैं। इनको बनाने के लिए प्रेरित करते हैं विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स जिनको इंटरल्यूकिन्स कहा जाता है, जो कि इंटरल्यूकिन्स विशेष प्रकार के क्या होते हैं, ये साइटोकाइंस होते हैं, इंटरल्यूकिन्स। इन पर चर्चा हम करेंगे एक एक करके। और फिर इसके बाद अब अगर हम बात करें तीसरे बैरियर पर, पहला बैरियर आपने नोट कर लिया है, ये है फिजिकल बैरियर। दूसरा बैरियर केमिकल मीडिएटर्स में इतने केमिकल्स पाए गए जो हमने आपको नोट कराया। तीसरा बैरियर जो यहाँ पर बन रहा है ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, आपके शरीर के अंदर कुछ गतिविधियाँ होती हैं जो पैथोजेंस के इन्फेक्शन को रोकने का काम करती हैं। आप इसमें जैसे आपके एलिमेंट्री कैनाल में गैस्ट्रिक जूस से HCl का सेक्रीशन होता है। अब ये जो HCl होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक। इसी प्रकार से फिजियोलॉजिकल बैरियर में इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स भी आते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में ये जो इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं, ये इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं आपके शरीर। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब किसी लोकल ऑर्गन में इंक्रीज करता है, देन इट इज नोन एज इन्फ्लेमेशन। इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो बॉडी में कुछ विशेष प्रकार के सेक्रीशंस होते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, और बॉडी का टेम्परेचर जब राइज करेगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन। अगर पूरे शरीर का टेम्परेचर राइज करता है देन इट इज नोन एज फीवर। क्या होता है ये, तब ये फीवर होता है। तो अगर किसी भी शरीर के किसी पर्टिकुलर लोकल ऑर्गन में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अब ये टेम्परेचर बढ़ने का क्या है, इसलिए बढ़ता है ताकि जो थर्मोलेबाइल पैथोजेंस होते हैं, जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनको मार दिया जाए हाई टेम्परेचर पर। ये और बात है कि जब यूनिफॉर्म बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रॉब्लम अपने शरीर को भी होता है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है बॉडी का कि उसे हमें मारना है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन आता है, एलर्जी आता है, फीवर आता है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम अलग से करेंगे डिटेल। और जो चौथा बैरियर होता है जिनको हम साइटोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं, आपके शरीर में इम्यूनो एक्टिव विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, ब्लड सेल्स होती, मैक्रोफेजेज होते हैं। इन सब पर हम डिटेल डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने आपको इन्नेट इम्यूनिटी के सारे कंपोनेंट्स का डिस्कशन किया है। तो पहला हो गया इसमें फिजिकल बैरियर, दूसरा हो गया केमिकल बैरियर, तीसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में फीवर, एलर्जी, इन्फ्लेमेशन। इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और फिर साइटोलॉजिकल बैरियर्स में आपके शरीर की विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो लिम्फोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। इन सब के बारे में चर्चा अलग अलग करेंगे कि इनका स्पेसिफिक एक्शन क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी, और इन्नेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या बैरियर्स कहते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के बैरियर, चारों का डिस्कशन हमने कर लिया है। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जन्म के बाद होती है और जब बच्चे को इन्फेक्शन होता है। इतना आसानी से बहुत छोटे में डिस्कशन इसका हो नहीं सकता, इसलिए हमने कैटेगरी तो बना दिया है, डिस्कशन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, राइट।
तो इस तरीके से आज का यह लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको अगर कोई डाउट है, मान लेते हैं पैदा होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे और हम इसका डिस्कशन आगे कर लेंगे। राइट, थैंक यू।